You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. लास्ट डे जो टेस्ट था वो कैसा था? सबने स्कोर अपडेट कर दिए हैं? नहीं सर, उसमें डाउट्स है इसलिए किया नहीं है मैंने अभी तक। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर अगर जो भी डाउट्स हैं पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सब लोग एक बार क्वेश्चन पेपर ओपन कर लीजिए। मैं भी एक बार ओपन कर लेता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ बताइए, कौन सा क्वेश्चन था? उससे पहले क्वेश्चन नंबर बता दीजिए जो डिस्कस करना हो। 44।
क्वेश्चन नंबर 44 और सर 31 और 5। 1 5 और बाकी बच्चे भी जो डाउट सर हो फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड और किसी को कोई डाउट नहीं है? सर क्वेश्चन नंबर 12। Sir, question number 28. Okay. Starting with question number 1. Three forces F1, F2 and F3 acts on a particle at rest. The particle will move. इसमें तो तीनों का रिजल्टेंट अपन निकालेंगे और जो भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, यही बात है। इस क्वेश्चन में तो कोई ज्यादा बात है नहीं। अब जो फोर्सेस दिए गए हैं उसको अगर हम देखें तो 2i माइनस जे प्लस के एक फोर्स है, दूसरा फोर्स है i प्लस जे प्लस के, तो i प्लस जे प्लस के, और तीसरा है -3i प्लस के, -3i प्लस के। इस तरह से करेंगे तो ये जे तो जाएगा ही जाएगा, ये 2i प्लस i 3i और 3i ये भी चला जाएगा, तो ये सिर्फ 3k बचा, यानी कि z एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट होना चाहिए। सर उसका आंसर अलोंग वाई एक्सिस दिया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट का आंसर 2 है क्या? हाँ सर। ओके, आंसर की में फिर करेक्शन होगा, रुक जाओ, मैं करेक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट का आंसर की चेंज होगा, फर्स्ट का आंसर 3 होगा, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। Human heart is pumping blood with constant velocity v meter per second and at the rate of m kg per second. The force applied by heart to pump the blood. हमारा जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो होता है dp/dt, यानी कि एक सेकेंड में मोमेंटम का चेंज। अगर dt को 1 कर दिया जाए और एवरेज फोर्स की बात की जाए तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t को अगर 1 कर दें तो डेल्टा t इज इक्वल टू 1, डेल्टा t इज इक्वल टू 1, तो हमारा एवरेज फोर्स डेल्टा p के ही बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस पंपिंग ब्लड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। किसी का माइक ऑन है बच्चे, एक मिनट, सानवी आपका। कांस्टेंट वेलोसिटी से एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड, तो पर kg पर सेकेंड में m kg मास बाहर निकल रहा है और पंप कर रहा है, एक तरीके से ऐसा कहो हार्ट से, और m kg की वेलोसिटी कितनी है? हमने माइक आपका बंद कर रहे हैं, आपका माइक बंद नहीं हो रहा क्या सानवी? माइक बंद हो गया। तो एक सेकंड में m kg मास बाहर निकल रहा है और v वेलोसिटी से निकल रहा है, तो डायरेक्टली हमारा mv आंसर हो जाएगा।
क्योंकि मोमेंटम का चेंज जो है वो m इंटू वी है ना। सर और इसका ये v by dt नहीं होगा? क्या सर इसका v dm by dt नहीं होगा क्या? वी डी एम बाई डी टी, ये डी एम बाई डी टी कैपिटल एम दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े नहीं। m इज नॉट kg, m इज kg पर सेकेंड। ओके वो सर। डी एम बाई डी टी का वैल्यू ही m हमको करके दिया है, इसलिए सीधे सीधे हम लोग m इंटू वी कर देंगे ना, तो ये बात बन जाएगा, बिकॉज दिस हाँ इज डी सर। एम बाई। क्वेश्चन नंबर 5, a rocket of mass 6000 kg is fired from Earth so that exhaust speed of gas is 1 kilometer per second. The rate of ejection of gas so that rocket lift with initial acceleration of this. हमने आपको बताया था जब भी रॉकेट propulsion के क्वेश्चन आते हैं तो आपको थ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। थ्रस्ट फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और कितना, तो v dm by dt, एक कांस्टेंट रेट से फ्यूल इजेक्शन आपके लेवल पर दिया जाएगा और वो v dm by dt। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी दी गई है एग्जॉस्ट गैस की, और रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल मतलब हमको dm by dt ही निकालना है, ठीक है। लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, तो वेट माइनस थ्रस्ट फोर्स और अदर ft माइनस w इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसका मतलब ft जो होगा 600 सॉरी g प्लस a ये हो जाएगा। अब ft को v टाइम्स 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी इंटू dm by dt, यही हमको निकालना है, इसको r भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 6000 और g 10 है, a 20 है, तो ये हो जाएगा 30, इसको हटा दो तो dm by dt डायरेक्ट में आ जाएगा 180 kg पर सेकेंड। सर यही है, हाँ हाँ सर हमारे मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस है, उसमें जो एक्सेलरेशन दिया है उसमें वो ग्रेविटी को मतलब वो ग्रेविटी को लेके उन्होंने बोला कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा वो, तो उस हिसाब से 120 आ रहा था। अच्छा, ग्रेविटी को काउंट ना कर, मतलब जो एक्सेलरेशन आया है वो ग्रेविटी को लेके आया है। ग्रेविटी को तो हमने भी लिया ही है, ग्रेविटी को छोड़ा थोड़े ना। हाँ, ग्रेविटी को अगर काउंट नहीं करते, मतलब वेट को काउंट नहीं करते, सीधे सीधे थ्रस्ट फोर्स के कारण यही एक्सेलरेशन काउंट करते, तो सिर्फ जी लगता और वहां पर हमको लगता है 20। हाँ, जी को अगर काउंट नहीं करेंगे, वेट को काउंट नहीं करेंगे, तो वहां पर अपना 120 kg पर सेकेंड होगा, लेकिन वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में होगा। स्पेस में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तब ऐसा लिखना पड़ेगा। अर्थ पर जैसे इनिशियली देख रहे हो, और ये इनिशियली की बात ही कर सकते हैं, क्योंकि बाद में मास सेम नहीं रहेगा, तो एक्सेलरेशन में मास टाइम्स एक्सेलरेशन जो 6000 इंटू जी प्लस ए कर रहे हैं वो 6000 कम हो जाएगा ना, रॉकेट लिफ्ट नहीं विथ सर, इनिशियल एक्सेलरेशन। हमारे सर ने कहा है कि वो जी प्लस से ही 20 दिया होगा, मतलब उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। मतलब ऐसे ऑप्शंस आएंगे नहीं कि एक में जी प्लस से लिया है और एक में जी लिया है, एक तो जी प्लस से के हिसाब से आएंगे, नहीं तो जी के हिसाब से आएंगे, मतलब जो दिया है उसके हिसाब से आएंगे। नहीं 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 नहीं, ये जो भी सर ने बोला है वो मुझे लगता है कि किस कंटेक्स्ट में बोला है हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। रॉकेट का इनिशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ग्रेविटी को ओवरकम करने के बाद उसका एक्सेलरेशन है, तो उसमें जी ऑलरेडी है। कैसे एक्सेलरेशन तो रॉकेट का अपवर्ड होगा, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, दोनों सबसे पहले तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको ऐड कैसे कर रहे हैं हम, किसी भी सूरत में इसको ऐड कैसे कर रहे हैं। नेट एक्सेलरेशन अगर रॉकेट का अपवर्ड है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आई डोंट थिंक इसमें कंफ्यूजन का जगह कहाँ है, मतलब
क्यों कंफ्यूज हो रहे हो हमको नहीं पता, और जो क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं एक बार तुम शेयर करना। ये सिचुएशन तभी हो सकती है जब ग्रेविटी फ्री स्पेस में रॉकेट को थ्रो किया जाए और उसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया जाए, तो उस समय कितना फ्यूल इजेक्शन होगा ये तब हो सकता है। नहीं तो रॉकेट अगर जमीन से या अर्थ से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं तो ग्रेविटी तो आएगा ही, मतलब नहीं का सवाल ही नहीं है, यही इक्वेशन बनना चाहिए। हाँ तो सर उसमें वो जो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसमें ही वो मतलब वो ग्रेविटी को ओवरकम करके वो एक्सेलरेशन दिया है ऐसा। तो ग्रेविटी को ओवरकम के जैसे मान लो, एक बात समझो, सिंपल तरीके से सोचो, एक बॉडी है 10 kg का, वो कार उसको बोल दो कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें टेंशन या जो भी, हाँ चलो स्ट्रिंग से पुल कर रहे हैं, टेंशन कितना होगा? जब टेंशन निकालोगे तो उसमें से ये इसका वेट तो माइनस करोगे ना, कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी को ओवरकम करके जा रहा है, तो ग्रेविटी को काउंट ही नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चे। ये किस कंटेक्स्ट में सर ने बोल दिया मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये टोटली रॉन्ग हो रहा है, स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग हो रहा है, इसमें कोई हेजिटेशन की बात ही नहीं है, रॉन्ग है वो स्टेटमेंट। लेकिन कंटेक्स्ट अगर हम नहीं जानते हैं और कोई क्वेश्चन अगर स्पेशली हो तो उसको तुम शेयर कर दो, हम उस क्वेश्चन को डायरेक्ट मतलब पढ़ के बता सकते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोला है तो किस कंटेक्स्ट में बोला होगा, और नहीं तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन है इनिशियल एक्सेलरेशन रिलेटेड तो जी को काउंट करना ही है। हमने पहली बार मतलब हमने जब डिस्कशन में भी किया है रॉकेट propulsion, अगर याद हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो अंडरस्टैंडिंग इनर्शिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड डिस्कशन था, कभी भी हमने ग्रेविटी को इग्नोर नहीं किया है। ये देखो ये रॉकेट वाला, हाँ यहाँ पर भी थ्रस्ट फोर्स को हमने mdm/dt इनिशियल एक्सेल व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t, देख रहे हो यहाँ पर भी ग्रेविटी काउंट हुआ है, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना चाहिए, सब जगह जी काउंट हुआ है। जी काउंट क्यों नहीं होगा? ये देखो एक्सेलरेशन ft - mg/m, देख रहे हो डिराइव कराते समय हमने इसको काउंट कराया है। हो सकता है उन्होंने कुछ बोला हो और बताया हो, बट मुझे ये सही स्टेटमेंट नहीं लग रहा। और आप क्वेश्चन शेयर करना, हम उसमें आपको बता देंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 180 kg/s यही होगा। हाँ सर 180 होगा, उधर फोर्स फ्री स्पेस लिखा था क्वेश्चन में, या वो मॉड्यूल में फोर्स फ्री स्पेस लिखा था वो क्वेश्चन में। हाँ फोर्स फ्री स्पेस, वही तो बोल रहे हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस में होगा तब जाके को काउंट नहीं करना होगा। यही देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा डिफरेंस अदरवाइज। और ये थ्रस्ट फोर्स का एक्सप्रेशन हमेशा याद रखो v टाइम्स dm/dt, बाकी जैसा सिचुएशन है वैसा ही हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, one end of the string of length L is connected to a particle of mass m and other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle is. One end of the string of length L is connected to a particle of mass m and other end is connected to a small peg on a small horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle. और नेट फोर्स का अगर बात किया जाए तो नेट फोर्स तो टी ही लगेगा, टेंशन ही होगा। 12 का आंसर 4 नहीं दिया है, 12 का क्या आंसर है? हो रही है सर। हो रहे हैं ना। देखो नेट फोर्स
दो बातें हो सकती थी, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था। लेकिन अगर सीधे सीधे पूछा गया है तो हमको ग्राउंड फ्रेम से ही सोचना होगा। देखो इस क्वेश्चन को जैसे नेट फोर्स पूछ दिया ना, तो दो, एक तो ग्राउंड फ्रेम से नेट फोर्स हो सकता था, एक इसी मास के ऊपर से नेट फोर्स हो सकता था। दो बातें हो सकती थी। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हमसे नेट फोर्स पूछा जाए तो सिर्फ टी ही होगा, ठीक है। इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, टी। एम जी और नॉर्मल ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नेट फोर्स तो टी ही लग रहा है, और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये हम लिखते हैं, लेकिन नेट फोर्स तो यही हुआ, ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास। दिस एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। In the figure shown, the coefficient of static friction between the block B and the horizontal table is 0.4. What should be the maximum mass on hanging block A so that the system remains in equilibrium? Okay, तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था, नहीं क्या? इस तरह का क्वेश्चन कराया गया था। पर व्हाट शुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक ए? ए का मास को अगर हम कैपिटल एम से डिनोट करें और ये सिस्टम को रेस्ट में रखने की बात है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वेट होगा वो टेंशन से बैलेंस होगा, और ये भी टेंशन से, यहाँ पर टेंशन टी होगा। टी हमारा कैपिटल एम जी के बराबर होगा, ये समझने की बात। और चूंकि मैक्सिमम बात है, यानी बॉडी की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की है, फ्रिक्शन यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और लिमिटिंग लगेगा। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 10 kg का ब्लॉक है, नॉर्मल का वैल्यू 100 न्यूटन, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 न्यूटन का। नाउ द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज 40 न्यूटन, और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी इस ब्लॉक पर नहीं है। हमने जब क्वेश्चन शायद दिया था तो इसमें एक फोर्स का भी बात की थी। अब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, यानी कि टेंशन को 40 से ज्यादा होगा तो ये मूव कर जाएगा। टेंशन को 40 के बराबर होने के लिए T इज इक्वल टू 40, एंड दैट मीन्स कैपिटल mg इज इक्वल टू 40, सेम हो जाएगा 4 kg। यही है ना आंसर? जिनका जिनका जो डाउट है वो लोग अच्छे से देख लेंगे, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। एक करेक्शन अभी तक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 31। A block is placed on a table. The force required just to move the block is F. If a similar block is placed on the first block, the force required is। इसका मतलब फ्रिक्शन है, क्योंकि मिनिमम फोर्स की बात आ रही है। द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव द ब्लॉक, यानी कि इसको मूव करने के लिए एफ फोर्स की जरूरत है, यानी कि फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो भी एफ ही होगा। अब इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया जाए, ऐसा बोल रहा है। इफ अ सिमिलर ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट ब्लॉक, द फोर्स रिक्वायर्ड इज। तो अगर मान लेते हैं ये m होगा, ये भी m होगा, तो पहले जो f लिमिटिंग था उसको म्यू mg लिखते हैं। अब यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो 2 mg के बराबर हो जाएगा। तो अब जो नया लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो 2 टाइम्स म्यू mg के बराबर हो जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स भी उसका डबल हो जाना चाहिए।
तो 31 का 3, जब मास के ऊपर रख देंगे तो नॉर्मल भी तो डबल हो जाएगा, नॉर्मल डबल हो जाएगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डबल हो जाएगा. नाउ द n dash is equals to 2 times mg. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 times mu mg. तो अप्लाइड फोर्स जो होना चाहिए वो इसी के बराबर होना चाहिए जस्ट मूव करने के लिए. तो 31 का 3. सर पर यही सरफेस के बारे में दिया नहीं है, तो फ्रिक्शन लेस नहीं मानना पड़ेगा ना. नहीं, अगर m और नहीं, अगर m और m के बीच का फ्रिक्शन हो भी या ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है. अच्छा, हाँ, तब भी क्या फर्क पड़ता है, दोनों साथ तो मूव करेंगे ना बच्चे. पहला कांटेक्ट तो यहीं से लूज होना बताया होगा ना. जब नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगता है तो ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन हो भी तो कांटेक्ट लूज करने के लिए मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती है. उसमें इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन मैटर नहीं करता. सोच के देखो. मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और इसको हमने पुल करने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों में फ्रिक्शन है. चलो, हमने वैसे ये केस डिस्कस नहीं किया, लेकिन चलो दोनों में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं. एक बात बताओ, जब तक इस ब्लॉक में इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने की टेंडेंसी नहीं आएगी, ये फ्रिक्शन एराइज होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एराइज होगा, यहां पर फ्रिक्शन आएगा. यहां पर नहीं. फ्रिक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक ये ब्लॉक में मूव करने की टेंडेंसी नहीं आएगी. और जैसे ही मूव करने की टेंडेंसी आ गई वैसे ही इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगने लगेगा. और ये सही बात है कि फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन अगर स्लीपिंग नहीं होगी तो दोनों को कंबाइंड एज सिस्टम देखने में कोई बुराई नहीं है. और इसको कंबाइंड एज सिस्टम देखेंगे तो सिर्फ एक ही फ्रिक्शन को ओवरकम करना रहेगा बॉडी को साथ मूव करने के लिए. और बॉडी को साथ मूव करने के लिए सिर्फ लोअर फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, जो कि 2 mg के बराबर है. हाँ, इसके बाद फ्रिक्शन लगने लगेगा, लेकिन जस्ट स्टार्ट करने के लिए तो अपने को 2 mg ही चाहिए. आई बात समझो. सर एक बार प्लीज आपस समझिए ना कि अगर ऊपर का फ्रिक्शन लेस है तो वो एफ क्यों नहीं लगेगा बस. ऊपर का अगर फ्रिक्शन लेस हो गया तब, अगर इन दोनों के हाँ. बीच में फ्रिक्शन नहीं रहा तो तब तो सिंपल, तब तो सबसे आसान है. अगर दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगे तब तो कहानी और सबसे आसान हो गई. ये ब्लॉक यहीं रह जाएगा और ये नीचे स्लाइड करके निकले लगे, लेकिन नॉर्मल तो बढ़ गया ना. फ्रिक्शन डालने पर ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, नहीं डालने पर तो कोई कहानी ही नहीं बनेगी. जब वहां फ्रिक्शन ही नहीं है तो नीचे कई सरफेस पर फ्रिक्शन है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स 2 mg के बराबर है, तो क्या दिक्कत है. इसमें ओके. फ्रिक्शन डालें या ना डालें, इस ब्लॉक को मूव करने के लिए 2 mg ही चाहिए. अगर इससे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ऊपर वाला मूव नहीं करेगा. अगर ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन रहेगा तो दोनों साथ मूव करेंगे. बट लिमिटिंग वैल्यू में 2 टाइम्स म्यू mg ही चाहिए फोर्स. कब तक साथ मूव करेगा के लिए बात हो सकती है कि उन दोनों में फ्रिक्शन है तो क्या होगा नहीं होगा, वो अलग बात है. ठीक है ना. ओके सर. आप सोच के देखो, अगर कुछ एम्बिग्यूटी लग रही है तो अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. फोर्टी फोर. A plumb line is suspended from the ceiling of a car which is accelerating horizontally with acceleration. ये क्वेश्चन में एक डेटा है बच्चे, एक डेटा मिस है. A plumb line is suspended from the ceiling of a car which is accelerating horizontally with acceleration. The angle of inclination with the vertical. ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. कायदे से इस क्वेश्चन को डिलीट हो जाना चाहिए. आंसर होना चाहिए tan इनवर्स a by g.
लेकिन चूंकि ए दिया ही नहीं है इसलिए ये आंसर कुछ कर नहीं पाएंगे। अब जो आंसर अब इसका दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था वो पुट कर सकते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन दिया है वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। करेक्शन में एक और क्वेश्चन 44 ये डिलीट होगा। मतलब टोटल आप लोग 196 इसी में से अपना स्कोर पुट कीजिएगा। फर्स्ट का करेक्शन है, 44 का डिलीटेड है। एनी मोर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है जिसमें डाउट है? अगली बार सर आप एक बार 49th वाला बता देंगे? A ball of mass m strikes a rigid wall with a speed and gets reflected without any loss of speed. The magnitude of impulse. Impulse होता है change in momentum, और इस तरह की सिचुएशंस में चेंज इन मोमेंटम बहुत बार बताया गया है, एक बार नहीं। लेकिन बात है कि एंगल आप सही तरीके से अगर काउंट करेंगे तो ही ये बात समझ में आएगी। ये देखो, देख रहे हो, मोमेंटम चेंज। यहाँ पर थीटा अगर सरफेस के साथ लेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल के साथ लेंगे तो क्या होगा, तो 2mv साइन थीटा अगर सरफेस के साथ लेंगे, तो नॉर्मल के साथ लेंगे तो 2mv कॉस थीटा। तो ये चीज सेकेंड डे मोमेंटम चेंज का डिस्कशन है, लेकिन आप क्वेश्चन करते समय इस बात का केयर नहीं किए कि वो 60 डिग्री कहाँ से दिया हुआ है। आपने सीधे 2mv कॉस ऑफ थीटा लिख दिया होगा, जबकि यहाँ पर 60 डिग्री न सरफेस के साथ है तो अपने को साइन थीटा लेना पड़ता है। तो 2mv साइन थीटा अगर करोगे तो 60√3/2 होता है, थर्ड ऑप्शन आ जाता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। जितने नोट्स हैं आप लोग उसको बार बार देखिए बच्चे, ये मॉड्यूल से और किसी भी बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो नोट्स हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी हमने अपलोड किया हुआ है, अगर मान लो तुमने पता नहीं कितना लिखा है, लेकिन जो आपके डेली नोट्स अपलोड होते हैं, क्लास नोट्स, ये किसी भी बुक से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। कोई भी बुक हो उससे ज्यादा होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि उसको रेगुलर देख रहे हो या सीधे सीधे मॉड्यूल या किताब पढ़ रहे हो, यही मैटर। बच्चे लिखते कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एग्जाम टाइम पर उसको रिवाइज नहीं करते, देखते ही नहीं कॉपी को, बुक से पढ़ाई करने लगते हैं। बुक से पढ़ाई करने से जो तुमने कॉपी में चीजें पढ़ी हैं, समझी हैं, उसका कोई मतलब नहीं बन जाता, फिर वो वेस्ट हो जाएगा। फिर हमेशा नोट्स को तवज्जो दीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में पूरे मॉड्यूल में और पूरे अपने नोट्स में दिखा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये क्वेश्चन देखो यहाँ से। मेन एग्जाम में भी यही होगा, AITS में भी यही होगा। आपको कॉपी से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए कॉपी को बार बार देखना जरूरी है। न्यूमेरिकल करते समय भी कॉपी से ही समझना जरूरी है। मैं बता रहा था इसका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर एक लास्ट टेस्ट अगले बुधवार को या मंगलवार को मैं देखता हूँ किस दिन टेस्ट का पॉसिबिलिटी बनता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी वगैरह भी बात है। तो एक और टेस्ट होगा, और वो टेस्ट इससे अच्छे लेवल का होगा। अभी जो 2-3 टेस्ट हुए हैं न्यूटन लॉज के, और सारे लगभग ऑनलाइन ही हुए हैं, तो एक ऑफलाइन टेस्ट होगा, और वो उसका डिफिकल्टी लेवल अच्छा होगा। लगे तो टाइम उसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन दैट विल बी अ परफेक्ट पेपर, थोड़ा हाई लेवल पर होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से लॉज ऑफ मोशन के जो भी आपके बचे खुचे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना सारा टेस्ट लेने का मतलब यही है कि आपका ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो, इसके बाद इसी चैप्टर पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बिल्ड करने, तो अच्छे से देख लीजिए। और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर को स्टार्ट करने से पहले अपने को डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट,
ये सारी चीजें पहले डिस्कस नहीं हुई थी, मैं उसको अभी डिस्कस कर देता हूं। और क्रॉस प्रोडक्ट को आज डिटेल में अगर नहीं भी बात करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में उसकी जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की जरूरत है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली जब इसको डिनोट करते हैं तो एक डॉट से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट इसको एक क्रॉस से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस बोला जाता है। लेकिन इसके रिजल्ट में भी बहुत फर्क है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इन दोनों का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे, इसका स्केलर होगा, इसका वेक्टर होगा। इस चैप्टर में ज्यादातर डिस्कशन हमारा डॉट प्रोडक्ट के इर्द गिर्द है, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का बात करेंगे और उसका एप्लीकेशन बात करेंगे। सो ए डॉट बी का जो डिफिनेशन है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कॉस ऑफ थीटा। कहीं पर भी और डायरेक्शन का बात नहीं है, देयर इज नो टर्म ऑफ डायरेक्शन। लेकिन वही अगर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं इधर लिख दूं तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग करते हैं तो ए क्रॉस बी में एक मैग्नीट्यूड का पार्ट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, और इसके साथ एक एन वेक्टर भी होता है, एक यूनिट वेक्टर भी होता है, और इसके लिए अपने को बाद में बहुत सारी बातें करनी है। तो ऐसा कोई भी यहाँ नहीं होता, ये बस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ लिख दिया। तो दो वेक्टर्स अगर दे दिए जाए, उनके बीच का एंगल हमको दे दिया जाए तो हम डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर भी हो सकता है। यहाँ पर रिजल्ट इज स्केलर और दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है वो वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन है वो वेक्टर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जो स्केलर क्वांटिटी देता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारी चीज क्वांटिटी है जो डिपेंडेंट तो है वेक्टर पर, लेकिन उनका रिजल्ट, इसलिए ये डिफाइन। और सबसे बात है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो इनका डॉट प्रोडक्ट में cos 90 का टर्म आ जाएगा और वो जीरो हो जाएगा, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। और ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है डॉट प्रोडक्ट की। कहीं पर भी कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह का बात अगर आ गया कहीं पर भी फिजिक्स में, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये बात आई थी और आगे भी बहुत बार ऐसा आएगा कि आफ्टर व्हाट टाइम दिस टू आर बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर और दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अलग अलग जगह पर फिजिक्स में आते हैं। तो जब भी दो वेक्टर को 90 डिग्री पर प्रूफ करना है तो उसका सीधा सा मतलब और उसका सीधा सा प्रूफ यही है कि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, यही प्रूफ है। उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, उसको जीरो से इक्वेट करना है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी डॉट प्रोडक्ट पर डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कोई एक अननोन दे देगा, उसका वैल्यू क्या होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर होने का मतलब ये कि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब अगर वेक्टर हमारे डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में दिए गए हैं या ग्राफिकल फॉर्म में दिए गए हैं, तब तो मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल ये तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी जो वेक्टर है वो आई जी के टर्म्स में दिए जाते हैं, तो उस केस में अपने को
देखना पड़ेगा कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ किया जाए, जैसे अगर दो यूनिट वेक्टर लाइक आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इस तरह से अगर ये डॉट प्रोडक्ट इनके लिए जाए तब क्या होगा? तो आई हमारे यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, तो ये हो जाएगा 1। तो देखो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी हो रहा है। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा 1। लेकिन अगर कोई डिसिमिलर लाइक आई डॉट जे, जे डॉट के या जे डॉट आई, ऐसा कुछ भी, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ये एसोसिएटिव है, फिर इसको कम्यूटेटिव, जी पता नहीं ये कौन सा लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ होता है ना, ये कम्यूटेटिव दिमाग से निकल रही है। लेकिन ए क्रॉस बी को हम कभी भी बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये कम्यूटेटिव है। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है। इस पर हम लोग आएंगे बाद में, ये क्यों नहीं है उस पर, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में तो चीजें याद रहती हैं, इसलिए जब यहाँ पर कोई चीज है और वहां पर उसका अलग है तो ये चीज साथ में बता दे रहा हूं। तो जे डॉट आई हो या आई डॉट जे हो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये आंसर 0, जे डॉट के 0, 0। यानी कि कोई भी डिसिमिलर प्लस माइनस का फर्क नहीं है। माइनस आई डॉट जे तभी 0 होगा, जे डॉट माइनस के तभी 0 होगा, माइनस जे डॉट आई ये तभी 0 होगा। तो बोलने का मतलब है कि 90 डिग्री के कोई भी दो वेक्टर्स अगर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और अगर हमारे पास वेक्टर्स आई जे के टर्म्स में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर हमारा होता है a2i प्लस b2j प्लस c2k। अगर इन दोनों को डॉट करना हो, और सपोज यू वांट टू फाइंड आउट a डॉट b, इन दोनों को डॉट करना हो तो जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं, एक वेक्टर को उठाया, एक को उठाया और बाकी तीनों के साथ डॉट किया, फिर दूसरे को उठाया, फिर दोनों के साथ, तीनों के साथ, फिर तीसरे को, ऐसे करना पड़ेगा। यानी कि a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो पहली बार हम लोग को ऐसे ही करना होगा, एक टर्म को उठाना है और इसको बारी बारी से तीनों के साथ डॉट करना है, फिर दूसरे को उठाएंगे, फिर तीनों के साथ, फिर तीसरे को उठाएंगे, ऐसा। तो हम देखेंगे कि a1i को अगर हमने a2i के साथ डॉट किया, तो a1i एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है a1, a2i एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है a2, और दोनों के बीच का एंगल 0 है क्योंकि दोनों i के लॉन्ग है, इसलिए सिंपली हो जाएगा a1 a2। लेकिन जब भी हम इसको b2j और c2k के साथ डॉट करेंगे तो ये j डायरेक्शन में है और ये i डायरेक्शन में 90 डिग्री का केस बन रहा है। सिमिलरली c2k और ये तो 90 डिग्री केस बनता है, तो ये हो जाएगा 0, 0। सिमिलरली अब b1j को उठाएंगे तो b1j a2i के साथ 0 दे देगा, और ये सिर्फ b1 b2 हो जाएगा, और ये इसके साथ भी 0 दे देगा। c1k को उठाएंगे तो 0 प्लस 0 प्लस c1 c2, यानी कि इस पूरा रिजल्ट, ये जो पूरा डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 यही आ जाएगा। और ये प्योर स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कहीं भी आई जे के नहीं है। बहुत बार बच्चे ये करते जरूर है, लेकिन इसके साथ भी आई का टर्म, जे का टर्म, के का टर्म डाल देते हैं, तो ये नॉनसेंस बात है। तो अगर हम सिंपल तरीके से कोई भी वेक्टर को, जैसे ए हमारा एक वेक्टर है लाइक 2i माइनस जे प्लस 4k ऐसा दिया गया है, और बी हमारा कोई वेक्टर दिया है लेट से माइनस आई प्लस जे प्लस 3k, इस तरह से दो वेक्टर हैं, और हमको अगर ए डॉट बी निकालना हो तो यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट है 2, यहाँ पर -1 है, तो 2 इंटू -1 तो ये जाएगा -2, जे +1 और यहाँ ये -1 और यहाँ पर है +1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1,
और ये +3 और +4, तो ये हो जाएगा +12। अब कहीं पर भी IJ का टर्म नहीं है, ये 3 माइनस होगा तो ये आंसर हो जाएगा 9। तो आंसर ऑफ A.B इज 9। तो इस तरह से कोई भी दो वेक्टर्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट के। जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाए कि A और B के बीच का एंगल कितना है, तो चूंकि A और B हमारे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, इनको ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है और एंगल निकालना इनके बीच का तो और मुश्किल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब इतना मुश्किल होगा तो फिर इसका एंगल कैसे निकाल पाएंगे? तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये होता है कि हम क्या करें, जैसे हमने इसका A.B निकाला है, तो A.B को जनरल एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा ये भी लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो 9 है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो, एक ही बात है, और 4 का स्क्वायर। सिमिलरली B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। यानी कि 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 + 1 + 16, तो 16 1 17 4 21 21 √21, और ये हो जाएगा 1 + 1 2 9 to 11 कॉस ऑफ थीटा। तो सीधे सीधे हम लोग कॉस थीटा को लिख सकते हैं 9/√1, ये मल्टीप्लाई करेंगे 231, कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई √131, और यहां से थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 9 डिवाइड बाई 231, ये हमारा एंगल हो जाएगा। खैर वैल्यू कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और ये एक एप्लीकेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का। तो अगर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए कि अगर हमारा दो वेक्टर है A एंड B और उसके बीच का एंगल हमसे पूछा गया और ये दोनों IJ के टर्म्स में है, तो सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यही पूरी बात जो मैंने अभी की है मैथमेटिकली, A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड बाई √A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये कॉस थीटा का एंगल हो जाएगा, और कॉस थीटा अगर पता चल जाएगा तो फिर हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, फिर हम टैन थीटा भी निकाल सकते हैं, जो भी जरूरत होगी निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री केस में 0 होता है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं कि दो वेक्टर में कोई एक अननोन डाल दिया, एक्स का टर्म डाल दिया, बोला कि ये दो वेक्टर एक्स के किस वैल्यू के लिए 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें भी अपने को ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक ही वेरिएबल एक्स जो है उसी के लिए सॉल्व करना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन इस पार्ट में हमारा आने वाला है। तो डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन को एक बार और रियलाइज करें। जैसे मान लो अगर हमारा कोई वेक्टर है, एक क्वेश्चन अभी के लिए ट्राई करो, तो फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिखना है, लिखना है वेक्टर लेट्स से R vector is given as AI plus BJ plus CK. Find the angle made by this vector with x-axis, y-axis, z-axis। इन तीनों के साथ क्या एंगल बनेगा ये आपको एक्सप्लेन करके आंसर, तो रिजल्ट तो हमने पहले भी रटवाया हुआ है, तो रिजल्ट नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसका वैल्यू बताइए क्यों होगा
कैसे होगा। चलिए ट्राई कीजिए। सरानी हमने आपका मैसेज नहीं देखा बच्चे। 44 तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। 40 वाला क्वेश्चन ये तो 40 वाला क्वेश्चन तो अंडर रूट ओवर म्यू आर जी, यही वाला क्वेश्चन था। लेवल रूट पर जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाएगा म्यू जी आर। 40 वाला क्वेश्चन तो सर्कुलर मोशन जिस दिन सिखाना शुरू किया था पहले दिन में ही ये बताया था लेवल रूट पर कैसे टर्निंग होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है म्यू जी आर, पुट कर दो। ओके म्यू सर, का वैल्यू 1। 44 वाला आपने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, बहुत सारे बच्चों ने किया है। चलिए आप बताएं कैसे हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। ये वेक्टर x के साथ कितना एंगल बना रहा है ये कैसे पता करेंगे। सर आपने बताया था कि एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइंस हो गए और फिर उससे निकाल। बराबर, एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। एल एम एन का फॉर्मूला भी बताया था क्या होता है और उससे बिल्कुल निकाला जा सकता है। लेकिन आज कहानी उससे एक स्टेप और पहले की है कि वो डायरेक्शन कोसाइंस जो हमने लिखे वो आते कैसे, हाउ। क्योंकि हम लोग अब उस कंडीशन में है कि हम आंसर कर सकते हैं। जिस दिन हमने वो चीज सिखाई थी उस दिन इसलिए बता दिया था क्योंकि हम लोग ने उस दिन डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा था, तो हमने पूरा एक्सप्लेन ना करके बोला था कि बस इसको याद रख लो। चलिए अध्याय बताएं कैसे करेंगे। सर सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ अगर निकालना है तो हमारे पास ए तो दिया हुआ है, बी हम लोग आई कैप ले लेंगे हम्म, और फिर ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ जे कैप ले लेंगे और जेड एक्सिस के साथ के कैप, तो उस हिसाब हम्म। से आ जाएगा। देखो हमारे पास एक वेक्टर तो गिवन है जिसका हमको एंगल निकालना है, लेकिन जो दूसरा वेक्टर है अगर हमने एक्स एक्सिस दे दिया है तो हमारा मर्जी है, हम किसी भी कोई भी एक वेक्टर अपने मन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले सकते हैं। लाइक हम 5i ले सकते हैं, हम 2i ले सकते हैं, हम xi ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। और उसके साथ जब हम डॉट करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप हट जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी लेना है तो हम अपना काम क्यों बढ़ाएं, हम सिंपली आई क्यों न लिए। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सबसे आसान है लेना। इसलिए जो दूसरा वेक्टर हम लोग r के साथ ले रहे हैं वो है i, अगर x एक्सिस के साथ निकालना है तो। वैसे 5i भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2i लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, xi कोई भी ले लो वैल्यू तो हमारा वही आंसर आना है। तो बस अब इसके बाद इसके साथ एंगल वाला फॉर्मूला जो भी हमने निकाला है वो आप यूज कर सकते हो। तो a1 a2, अब देखो यहाँ पर हमने जानबूझ के इसका कोफिशिएंट 1 रखना है। अगर चाहा, अगर सिर्फ यही लिया i तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसका 1 है और ये तो सीधे सीधे a आ जाएगा, और बाकी इसके साथ तो कोई दूसरा है नहीं, तो 0 के ये तो समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बाकी सब 0 हो जाएंगे डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों वेक्टर। हमने चूंकि आई वेक्टर ही ले लिया था, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इसलिए इसको लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ती। रूट के अंदर 1 लिखना न लिखना एक ही बात है, ये हट जाएगा सीधे सीधे। और सिर्फ ए बी सी इसी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा लिखना पड़ेगा। यानी कि सीधे सीधे इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
और अगर मान लो तुम इसको 5 आई लेते, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, 5 आई ले लेते, तो a इंटू 5 करना पड़ता, यहाँ 5 का टर्म आता, और यहाँ भी मैग्नीट्यूड में इसको 5 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर ये √5 निकलता और ये कैंसिल आउट होता। क्यों करना इतना काम? इसलिए हम लोग हर बार एक यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में ले लेते हैं, जिस एक्सिस से हमको एंगल निकालना हो उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लो और उसके साथ एंगल निकाल लो, वही एंगल होगा। और इसी तरीके से पैटर्न समझ गए अगर, तो इसमें ए आ गया है तो अगले में बी आ जाएगा, तीसरे में सी आ जाएगा, और इसी को बोला जाता है एल, डायरेक्शन कोसाइन। दूसरे को बोला जाता है एम, और एल एम एन, इसका वैल्यू हम लोग पहले ले चुके हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन कि क्यों आता है, अपने को थोड़ा सा चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम उस कंडीशन में अब आ गए हैं कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा जो फॉर्मूला हमने डॉट प्रोडक्ट का निकाला है, उसी से ये सारी चीजें आती है। तो इस डॉट प्रोडक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी एप्लीकेशन है वो है वर्क डन में। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात को समझने की पहले जरूरत है, और फिर हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल पर जाएंगे कि ये चैप्टर एक्चुअली पिछले चैप्टर को कंप्लीट करता है। पिछला जो चैप्टर है वो डायनेमिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो था वो काइनेमेटिक्स था, ये डायनेमिक्स है। तो डायनेमिक्स में क्या होता है कि हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, भाई मोशन अगर हो रहा है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो उसके क्या रीजंस हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसके कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, हम उन सब कारणों को पढ़ते हैं। इसलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैक्सिमम हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। अब फिर फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टोरियली उसको ट्रीट करना होता है। लेकिन जो दूसरा तरीका होता है मैकेनिक्स से क्वेश्चन को डील करने का, वो होता है एनर्जी से। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है, और एनर्जी के साथ सबसे अच्छा बात है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए स्केलर क्वांटिटी के साथ जब हम डील करते हैं तो वेक्टर्स, डायरेक्शंस वगैरह पर ज्यादा दिक्कत और ज्यादा सोचने का बात नहीं होता। तो एक जो चैप्टर हमने अभी ऑलरेडी खत्म किया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हर चीज वेक्टर थी। फोर्स के कंपोनेंट ढूंढने पड़ते थे, एक्सेलरेशन एंड ऑल, ये सारा कुछ वेक्टर वेक्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हम स्केलर तरीके से किसी बॉडी की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, या कोई और अल्टरनेटिव तरीका है, तो ये दूसरा अल्टरनेटिव है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसको हम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स दोनों को मिला के सॉल्व करें तो उसका आंसर आ जाए, और उसको हम डायरेक्टली इस चैप्टर में जो हमने मेथड सीखे हैं उससे यूज करें तो आंसर उससे भी सेम ही आएगा, और बल्कि ज्यादा जल्दी आएगा। तो बेसिकली वर्क जो है, वर्क एनर्जी पावर, ये जो चैप्टर है एक तरीके से मैकेनिक्स को कंप्लीट करता है। अब वर्क एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज वर्क? तो देखो, एक तो है मैथमेटिकल डेफिनेशन जो बचपन से तुम लोग को सिखाया गया है, work is said to be done when there is a force acting on a body and there is a displacement of the point of application of force. इसके अलावा कोई और डेफिनेशन या कोई और बात वर्क के बारे में कोई बता सकता है? क्योंकि सबने, जितने बच्चे हैं यहाँ पर, वर्क सबने पढ़ लिया है। ये चैप्टर सबका स्टार्ट हो चुका है, बल्कि खत्म ही हो चुका, आई डोंट नो। खत्म तो नहीं हुआ ना कि खत्म हो गया? वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो सर गया अभी इसमें। एकदम लास्ट वाला पार्ट कॉलिजन्स अभी हो गया है, तो थोड़ा अरे बहुत बाप, फिनिश ऑफ करना बाकी है। कोलिजन वर्क एनर्जी का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि सीबीएसई एनसीईआरटी में वो इसी चैप्टर में दे दिया, इसलिए लोग कोलिजन को इसी में डिस्कस कर देते हैं। कोलिजन सेंटर हाँ ऑफ सर, मास। आकाश की मॉड्यूल में कोलिजन्स वर्क पावर एनर्जी में ही इंक्लूडेड है। वो कोलिजन वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नहीं है। सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम कोलिजन ये अलग पार्ट है, और उसके बाद रोटेशन अलग पार्ट है। तो उन्होंने अलग तरीके से क्लब किया है। तो वर्क एनर्जी एक तरीके से खत्म ही हो गया है। और मल्हार, आपका तो खत्म हो गया होगा नहीं है चैप्टर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन?
सर अभी इस वीक में वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा और मंडे से रोटेशन। हमको लगता है आपका कोलिजन भी खत्म हो गया, सेंटर ऑफ मास भी नहीं, हाँ रोटेशन में ही हटा देंगे वो, हमको लगता है फिर सेंटर ऑफ मास। खैर, इसके बाद के चैप्टर काफी बड़े बड़े होने वाले हैं। तो वर्क कोई भी बता दो अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन कि एक फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको वर्क कहते हैं। एनी अदर डेफिनेशन एग्जैक्टली अगर तुम लोग ने वर्क को समझा है तो क्या है वर्क, वो थोड़ा बताओ मेरे को, क्योंकि मुझे डाउट है कि तुम लोग ने वर्क को समझा है। एनीवन? यही फर्क है। बोलो मल्हार, बोलो। सर, जो एनर्जी हमने बॉडी में डाली है निकाली है टाइम के इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम नहीं, टाइम का तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब वो टाइम के इंटरवल में। ये एक तरीका है, वर्क इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। जैसे हम कंटेनर को गैस पर चढ़ा दें तो उसके अंदर हीट सप्लाई कर देते हैं। पानी है हमारा किसी कंटेनर में और हमने उसको गैस पर या ओवन पर चढ़ा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। मैकेनिकल सिस्टम में वर्क जो होता है वो एक तरीका होता है एनर्जी सप्लाई करने का। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि हम, जैसे यहाँ पर जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें हम हमेशा उसको एनर्जी दे रहे हैं। ओवन पर चढ़ाएंगे तो हमेशा हम एनर्जी देंगे। एनर्जी उसके अंदर से निकालने के लिए हम लोग को कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। यहाँ पर वर्क जो तरीका है वो एनर्जी दे भी सकता है और एनर्जी ले भी सकता है। तो अगर हमारे पास कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है या कोई सिस्टम है, उसको अगर एनर्जी देनी हो या एनर्जी लेनी हो तो जो प्रोसेस है उसका करने का, जिस तरीके से हम उस चीज को करते हैं उसी को बोलते हैं वर्क। वर्क इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम और टू अ बॉडी। किसी बॉडी से एनर्जी को निकालना हो, ट्रांसफर करना मतलब निकालना देना दोनों होता है। तो एक तरीका है जिससे हम किसी बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं या उससे एनर्जी ले सकते हैं। अब कोई बॉडी ऑलरेडी दौड़ रहा है, कोई बॉडी के पास मोशन है तो उसके पास एनर्जी है, हम उसको और एनर्जी देना चाहते हैं तो उसकी स्पीड और बढ़ सकती है। हम उसकी एनर्जी को कम करना चाहते हैं तो एनर्जी घट सकती है, वेलोसिटी घट सकती है। और ये किसके थ्रू करेंगे, वर्क के थ्रू। तो विल डू सम वर्क। तो इसलिए वर्क को हमेशा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा आगे सोच के काम करना चाहिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बच्चे सोचते हैं, लेकिन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक लेवल ऊपर होना चाहिए। इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्रॉम द सिस्टम। वेरी सिंपल। It is a way of transferring energy to or from a system. और इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं या वर्क का जो डेफिनेशन है वो हमको सबको पता है। वर्क इज सेड टू बी डन, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर हुआ या नहीं ये भी तो पता होना चाहिए। तो वर्क इज सेड टू बी डन when a force is acting and there is a displacement of point of application of force. तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है
तो वर्क माना जाएगा। अब बहुत बार इस स्टेटमेंट को भी बच्चे गलत तरीके से प्रिटेंड कर लेते हैं। When there is a force acting, when a force is acting और एक डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी फोर्स के कारण हो रहा है, ये मानने की गलती नहीं करनी है। पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हो रहा है ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है वर्क डन निकालने में। जैसे एक सिचुएशन समझो, ये हमारा बॉडी है, इसके ऊपर अगर हमने एक फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है 60 न्यूटन। ये जो mg है, जैसे इसको म्यू को 0.6 लिख दो यहाँ पर, और 10 kg का अगर ये बॉडी है तो ये mg हो जाएगा 100 न्यूटन, और ये हो जाएगा नॉर्मल भी 100 न्यूटन। नाउ अगर ये बॉडी समहाउ इसका मूवमेंट यहां से यहां होगा, कुछ 10 मीटर इसका मूवमेंट हुआ, लेट्स अज्यूम दिस, और हमसे पूछा गया कि फ्रिक्शन के कारण वर्क कितना होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके कारण वर्क डन कितना होगा, ये जो mg है इसके कारण वर्क डन कितना होगा, ये जो नॉर्मल है इसके कारण वर्क डन कितना होगा। तो हमको ये नहीं सोचना कि फ्रिक्शन ने इसको डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं, फ्रिक्शन तो लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है उधर, या फिर mg ने तो कोई डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं क्योंकि 90 डिग्री पर लग रहा है और ये तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमको नहीं सोचना है। जिस बॉडी पर फोर्स लग रहा है क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यस। और जिस फोर्स के कारण हमको वर्क डन निकालना है, ये दो बातें हमको होनी चाहिए बस, तो हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। वर्क का जो डेफिनेशन होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए F डॉट S, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं F इंटू S इंटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करना होता है वो हम लोग देखेंगे। अब F इंटू S इंटू कॉस ऑफ थीटा को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। कैसे? तो एक तरीका इसको देखने का कि हम लोग F इंटू S कॉस थीटा ऐसे देख लें, यानी S कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along द फोर्स, इसको ऐसे देख सकते हैं। दूसरा F cos थीटा इंटू S, अब ये क्या है? तो ये है हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स along डिस्प्लेसमेंट, जो जब आसान पड़े तब इसको इवेल्युएट करना है। लेकिन ये जो F इंटू S इंटू कॉस ऑफ थीटा है, हर बार F निकाल देंगे, S निकाल देंगे और फिर कॉस ऑफ थीटा दोनों के बीच के एंगल का ले लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमको F मिल जाए और डिस्प्लेसमेंट ना मिल के सीधे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट मिल जाए, या डिस्प्लेसमेंट मिल जाए सीधे फोर्स का कंपोनेंट मिल जाए। तो हमको वही चाहिए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो हमारा ये वर्क डन है। और अगर ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है अगर हमने यहाँ पर लगा दिया, जो हमने सिचुएशन अभी लिए हैं, तो उसमें अप्लाइड फोर्स 3-4 वर्क डन होंगे टोटल। सबसे पहले तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, ये बहुत आसान है निकालना। 100 न्यूटन है, 10 मीटर है, और दोनों के बीच का एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट cos 0, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 जूल। SI यूनिट वैसे भी यहाँ पर यूनिट्स लिख लो, जब भी कोई नई क्वांटिटी आती है तो उसका यूनिट जरूर हम लोग को जानना चाहिए।
इसका होता है इसका यूनिट जूल, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट भी आप लोग ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं अर्ग। और जूल को न्यूटन मीटर भी बोला जाता है, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। लेकिन न्यूटन मीटर नॉट द SI यूनिट, SI यूनिट इज जूल। और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये सारी बातें पहले बहुत बार हो चुकी हैं। डायमेंशंस भी हमने वर्क का आपको बहुत बार निकलवाया है, ml² t-2। तो ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। जस्ट फॉर रिकॉल, मेन पॉइंट है कि अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्डन है वो हमारा 1000 जूल हो गया। लेकिन अगर हमारा पूछा जाए वर्डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी वेरिएबल ना होकर कांस्टेंट हो गया है। तो 60 इंटू 10 इंटू यहाँ पर cos 180 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन है। फोर्स लेफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट राइट है। और यहाँ पर हो जाएगा -600 जूल। उसी तरह से वर्डन बाई नॉर्मल या फिर वर्डन बाई ग्रेविटी, ये दोनों सिचुएशंस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मान लो हम लिखना भी चाहते हैं तो 100 इंटू 10 इंटू यहाँ पर लिखेंगे cos 90। अब cos 90 जैसे ही लिखे तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। मतलब वर्डन बाई नॉर्मल और वर्डन बाई ग्रेविटी इस सिचुएशन में 0 है। तो अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो तो इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण वर्डन निकालने आना चाहिए। और इन सब के बाद नेट वर्डन अगर हमसे पूछा जाए तो सबको साइन के साथ ऐड करना पड़ेगा। अब चूंकि बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर वर्डन स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर साइन का क्या मतलब है, ये प्लस माइनस का क्यों? क्योंकि माइनस तो हमेशा डायरेक्शन ही बताता है। आपने बार बार ये बात कही, मुझे बिल्कुल सही बात है। तो वर्डन तो स्केलर है, तो फिर माइनस का क्या रोल है? तो मैं उससे पूछता हूँ कि करेंसी, जो हमारी करेंसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? सीधी सी बात है, करेंसी इज स्केलर। तो अकाउंट में निगेटिव में बैलेंस जाता है या नहीं? या छोड़ दो, मार्क्स, जो तुम लोग के मार्क्स बनते हैं, वो भी तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन माइनस तो उसमें भी होता है। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं क्लास में बच्चे जिनका टोटल मार्क्स ही निगेटिव में आता है, तो वो तो क्वेश्चन कर देगा फिजिक्स वाले टीचर से, सर ये कैसे हो गया, मेरा मार्क्स तो स्केलर है, तो अपने निगेटिव मार्क्स कैसे दे दिया? माइनस और प्लस एक स्केलर क्वांटिटी के लिए भी डिफाइन होते हैं, और वो माइनस चीजों को ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है उसके बारे में बताता है। वहां पर वो डायरेक्शन ही बता रहा होता है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी के साथ लगता है तो डायरेक्शन बताता है, लेकिन जब ये स्केलर क्वांटिटी के साथ लगता है तो इसको ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे अकाउंट में से पैसे बाहर गए, तो वेदर वी हैव टू ऐड दिस टर्म और सब्ट्रैक्ट दिस टर्म। सिमिलरली कोई अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ तो उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आता है। इसलिए वर्डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये तीनों चीजें यहाँ पर हमको समझ में आ रही। और नेट वर्डन अगर आएगा तो सबको विथ साइन ऐड करना पड़ेगा। तो 1000 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 400 जूल। और ये हमारा एफ नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर होगा। अगर हम देख लें तो 60 न्यूटन का फोर्स, नॉर्मल और एमजी बैलेंस हो रहे हैं 60 और 100, तो नेट फोर्स अगर देखा जाए तो नेट फोर्स है 40। डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो इंटू 10 इंटू cos 0, अगर डायरेक्टली ये कर देते तब भी 400 जूल आ जाता है। तो जब नेट वर्डन निकालना हो तो नेट फोर्स निकाल के डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट करना, ये भी चलेगा, या फिर इंडिविजुअल वर्डन निकाल के सबको ऐड करना विद साइन, ये भी चलेगा। तो ये टोटली हमारा चॉइस है। अब जैसे मान लो एक बॉडी है, एग्जाम्पल के लिए एक बॉडी है जिसको हमने ए दैट इज 1,1,1 से मूव कर दिया है बी 2,3,5
और उसके ऊपर थ्रू द टाइम फोर्स जो लगा है वो लगा है 2i माइनस जे प्लस 3k। आपसे पूछेगा फाइंड द वर्क डन। बाई अप्लाइड फोर्स। उस अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा ये आपको बताना है। फिर ट्राई की। बढ़िया, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन में तो मैक्सिमम बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। इन सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए और सबसे होना चाहिए। ये सब बहुत बेसिक सवाल है। चलिए आप ये बताइए क्या आंसर है आपका। सर 7 जूल। ओके, मल्हार क्या ये सही है? नहीं सर, मेरा 12 जूल आया। ओके, आध्या? सर मेरा भी 12 जूल आया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। आप ही आपसे देखिए। बाकी बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये सबसे बेसिक सवाल है वर्डन का जो पूछा जा सकता है। इससे बेसिक सवाल और कोई नहीं, ये भी नहीं, ये जो पहले डिस्कस किया ये भी नहीं, ये सबसे बेसिक सवाल है। ए से बी पर अगर बॉडी को मूव किया गया है तो 1,1,1 ये उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, B2,3,5 ये उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है। और ये सारी बातें मोशन इन प्लेन और 1D और 2D के लॉन्ग, जब मोशन इन प्लेन हाँ उस समय ही ये बात हुई थी कि अगर कोई बॉडी का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया जाता है, लाइक इस पॉइंट का है A, इस पॉइंट का है B, लेट्स अज्यूम दिस, तो अगर हम कोई वेक्टर यहां से यहां पोजीशन वेक्टर बनाते हैं R1 और RA, so that R1 vector is nothing but equal to simply 1 से I को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से J को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से K को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जब ये मूव करता हुआ यहां पर चला गया तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर R2 से इसको दिखाएंगे तो R2 कैन बी 2i प्लस 3j प्लस 5k। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। तो इसको अगर एस वेक्टर बोले तो एस इज इक्वल टू ऑलवेज R2 माइनस R1, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो R2 माइनस R1 अगर करें तो सीधे 2i माइनस आई हो जाएगा, आई कैप 3i से j को 3j से j को माइनस करेंगे प्लस 2j 5k और k, तो ये हो जाएगा 4k। तो i प्लस 2j प्लस 4k ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास गिवन है, डायरेक्टली वर्क का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, F डॉट एस 2 और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 and 4 ये हो जाएगा 12। तो दिस विल गेट कैंसल्ड और ये हमारा सिंपली 12 चला जाएगा। कुछ गड़बड़ किया है बच्चे आपने? हाँ सर, वो लास्ट में मैंने गलती से प्लस कर दिया। तो पेशेंटली क्वेश्चन को कर रहे हैं अपने को, और ये सब बहुत बेसिक सवाल है। जो बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे सीरियसली, फिर तुम लोगों ने क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है इंस्टीट्यूट में तब भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पढ़ा है और फिर भी नहीं सीखा है तब दिक्कत है।
बहुत सारे बच्चों ने ठीक है क्लास ही नहीं अटेंड किया, चलो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाए। लेकिन जिन्होंने पढ़ा, क्लास अटेंड किया, बावजूद इसके अगर ये आंसर नहीं कर पा रहे, इतना तो कम से कम सिखाया ही होगा। ये तो बहुत बेसिक वाली बात हो गई। सीखना कहीं से भी जरूरी है, यहां से वहां से, जहां से भी नॉलेज मिले। अब हम आंख बंद करके ये सोच के बैठे कि चलो वहां पर सीखेंगे, आज तो यहाँ तो सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, तब ऐसे हम यहाँ भी नहीं सीखेंगे और कहीं और भी नहीं सीखेंगे। आपकी फिजिक्स की लगभग डबल क्लासेस चल रही हैं, एक आकाश में चल रही है, एक बाहर लगाई है। अगर दोनों क्लास में हमको एडवांटेज लेना है तो हमको जहां जो चीज बताई जाए उसको समझना है, दूसरी जगह उसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करना है। अगर हमने पहले पढ़ा दिया तो वहां पर क्लियर हो जाएगा, उसने पहले पढ़ा दिया तो यहाँ आके क्लियर होगा। लेकिन अगर कोई भी पढ़ा रहा है और तुम ये सोच के बैठे हो कि नहीं हम तो वहां पढ़ लेंगे जब होगा तब, तब ये सबसे रॉन्ग स्ट्रेटजी है। उस सिचुएशन में नहीं यहाँ हो पाएगा और वहां भी नहीं हो पाएगा। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देके इस बात को प्रूव कर दिए। हमसे इस तरह के क्वेश्चन बनने ही चाहिए। और यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, याद रखना, दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट, इसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं इंक्लूड हुआ है। कांस्टेंट फोर्स रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, ये हमारा एक बॉब है, उसका मास है m, स्ट्रिंग का लेंथ है l, और उसके ऊपर एक होरिजेंटल लग रहा है थ्रू आउट द टाइम, एंड दैट इज इक्वल्स टू mg। अब पेंडुलम बॉब, इसका स्टेटमेंट अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, ए पेंडुलम बॉब is hanging from ceiling and a constant horizontal force acting on it find the work done by all individual forces separately if the string is making an angle theta with vertical। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो कभी थीटा एंगल अगर बनाने लगे, उस समय तक इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण वर्डन कितना होगा। और ये इंडिविजुअल फोर्सेस में टोटल 3 फोर्सेस होंगे, एक होगा टेंशन, एक होगा mg, एक होगा अप्लाइड फोर्स। ये ग्रेविटी का फोर्स है, अप्लाइड फोर्स भी mg के बराबर है, इसलिए तीनों के कारण हमको अलग अलग वर्डन चाहिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, दिस इज योर होमवर्क। इसको ट्राई करके आना है, कल यही से क्लासेस स्टार्ट होगी। नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? वेंसडे और ट्यूसडे में देखता हूँ, हो सकता है ट्यूसडे ही हो जाए, हो सकता है वेंसडे हो जाए। आप लोग का 19 तारीख का कोई छुट्टी का बात है? हाँ सर, 19 को छुट्टी है आकाश में। हाँ, तो गणेश चतुर्थी है उस दिन, और उस दिन अगर छुट्टी हुई तो उसके बदले 20 को क्लास तो नहीं रखा ना? नहीं सर, मोस्ट प्रोबेबली नहीं रखा है। टाइम टेबल तो ट्यूसडे तक का ही है, लेकिन मोस्ट हम्म, प्रोबेबली नहीं रहेगा।
क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब एक दिन पहले छुट्टी होती है तो छुट्टी को शिफ्ट कर देते हैं ऐसा। तो देखो, अगर वेंसडे क्लास होगा तो फिर अपन ट्यूसडे को ही टेस्ट करना पड़ेगा, गणेश चतुर्थी वाले दिन ही। और अगर वेंसडे ऑफ रहा तो फिर नॉर्मली जो वेंसडे को होता है वैसे। ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी एज यूजुअल, टाइमिंग थोड़ा सा में भी चेंज कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।